हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था नंदगांव का एक छोटा सा गांव। जिंदगी शांत थी, प्रकृति की लय में रची बसी। लेकिन गांव वालों के दिलों में एक डर समाया हुआ था, एक खौफ जो कफन की तरह उनसे चिपका हुआ था। ये खौफ था काला मकान का, जो गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी। हवेली वीरान खड़ी थी, उसकी कभी चमकदार दीवारें अब समय और उपेक्षा से कलंकित हो चुकी थीं। लताएं कंकाल की उंगलियों की तरह उसके ढहते हुए अग्रभाग पर रेंगती थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर घूरती रहती थीं। गांव वाले रात में हवेली से निकलने वाली भयानक आवाजों के किस्से सुनाते थे। अनदेखी हस्तियों की सरसराहट, खून जमा देने वाली चीखें जो सन्नाटे को चीर देती थीं। किंवदंती थी कि हवेली में एक दुष्ट आत्मा का वास था। उसकी बेचैन आत्मा हमेशा के लिए उसकी दीवारों के भीतर फंस गई थी। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद काला मकान में प्रवेश करने की हिम्मत करता था, वह कभी वापस नहीं लौटता था। हवेली ने गांव पर एक लंबी अशुभ छाया डाली थी, जो उसके भीतर छिपे अंधेरे की निरंतर याद दिलाती थी। गांव वाले दिन में भी हवेली की तरफ देखने से बचते थे, रात में तो उसके पास जाने की बात ही दूर थी। काला मकान का जिक्र मात्र से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़कने लगते थे। यह रहस्य और भय का स्थान था, जिसकी भयानक प्रतिष्ठा को जानने वाले सभी लोग इससे दूर ही रहते थे। अमन, प्रिया और सुमित बचपन के दोस्त थे। उनका बंधन उतना ही मजबूत था जितना गांव के चौराहे पर लगे प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ें। वे एक अविभाज्य तिकड़ी थे, हमेशा रोमांच के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी हंसी नंदगांव की तंग गलियों में गूंजती रहती थी। अमन, जो सबसे बड़ा था, समूह का निडर नेता था। उसकी तेज बुद्धि और संक्रामक उत्साह लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। प्रिया अपनी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास के साथ तर्क की आवाज थी। सुमित सबसे छोटा, संवेदनशील था, हमेशा खुश करने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी आंखें बच्चों जैसी हैरान थी। एक आलसी दोपहर जब दोस्त बरगद के पेड़ की छाया में इकट्ठा हुए, तो उनकी बातचीत काला मकान के विषय पर आ गई। क्या तुमने सुना? सुमित ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। बूढ़ा रामू दावा करता है कि उसने कल रात हवेली की खिड़की में एक साया देखा था। प्रिया ने उपहास किया। उसका तर्क संगत दिमाग ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास करने से इनकार कर रहा था। यह शायद हवा का खेल होगा, उसने खारिज करते हुए कहा। लेकिन अमन, उसकी साहसी भावना प्रज्वलित हुई। वह उत्सुक था। वह हमेशा से काला मकान को लेकर फैली कहानियों पर संदेह करता रहा था। हमें खुद इसे देखना होगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरी हुई थी। चलो, आज रात काला मकान चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। सुझाव पर सुमित का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन प्रिया हालांकि आशंकित थी। उसने खुद को अमन से सहमत पाया। वे डर को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे सकते थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। अमन, प्रिया और सुमित अपने साहसिक कार्य के लिए तैयार हो गए। वे अपने सामान्य मिलन स्थल प्राचीन बरगद के पेड़ पर इकट्ठा हुए। उसकी गांठदार शाखाएं सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैली हुई थी। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो, अमन? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट का एक संकेत था। क्या होगा अगर अफवाहें सच निकली? अमन ने उसके कंधे पर आश्वस्त करते हुए हाथ रखा। चिंता मत करो प्रिया, हम सावधान रहेंगे। हम बस चारों ओर एक नजर डालेंगे और फिर चले जाएंगे। सुमित, उसका चेहरा राख जैसा पीला, एक छोटा सा चांदी का लॉकेट पकड़े हुए था, जो उसकी दादी का दिया हुआ उपहार था। माना जाता है कि यह बुरी आत्माओं को दूर भगाता है। वे गांव के छोर की ओर चल पड़े। उनके कदम ढलती रात के सन्नाटे में गूंज रहे थे। प्रत्येक कदम के साथ काला मकान का भव्य सिलहूट बड़ा होता गया। उसका अंधेरा शेष प्रकाश को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली, पत्तों को सरसराहट हुई और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
हवा में भय का एक स्पष्ट एहसास व्याप्त हो गया, मानो काला मकान के आसपास का वातावरण किसी अनदेखी ऊर्जा से भर गया हो। हवेली का एक समय भव्य प्रवेश द्वार अब खंडहर में खड़ा था। भारी लकड़ी का दरवाजा अपने कब्जों से अनिश्चित रूप से लटका हुआ था। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। उनका खालीपन बढ़ते अंधेरे को दर्शा रहा था। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनका संकल्प एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन अमन, उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा, अज्ञात में रास्ता दिखाते हुए। जैसे ही दोस्त जीर्ण शीर्ण हवेली के सामने खड़े हुए, गोदूली ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। हवा सड़ांध और किसी अनजानी चीज की गंध से भरी हुई थी, जिससे प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। सुमित ने अपने चांदी के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उसकी गांठें सफेद हो गईं। हमेशा की तरह बहादुर अमन ने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। ये एक प्रताड़ित आत्मा की तरह कराह उठा। उसकी भयानक आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। वे मुख्य द्वार तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखते हैं। हर कदम सूखे पत्तों की सरसराहट और झींगरों के चहचहाने से भरा हुआ था। भयानक सन्नाटे में आवाजें किसी तरह बढ़ गईं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, तापमान कम होता गया। उनके चारों ओर एक ठंडी हवा चली, जो भूली हुई आवाजों की फुसफुसाहट को अपने साथ ले गई। सुमित ने कसम खाई कि उसने एक छायादार व्यक्ति को टूटी हुई खिड़कियों में से एक के पीछे से भागते हुए देखा, लेकिन जब उसने पलकें झपकाईं तो वह चला गया था। सुमित के डर को भांपते हुए अमन ने उसके कंधे पर आश्वस्त करते हुए हाथ रखा। चिंता मत करो, उसने कहा। उसकी आवाज उसके अंदर चल रहे कंपकंपी के बावजूद शांत थी। ये सिर्फ हवा है। हवेली का इंटीरियर घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल रोशनी चांदनी की किरणों से आ रही थी, जो खिड़कियों में लगे तख्तों की दरारों से झांकने में कामयाब हो रही थी। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वे मुख्य हॉल से सावधानी से आगे बढ़े। उनके कदम धूल भरी फर्श पर गूंज रहे थे। हर कोने से मकड़ी के जाले पर्दों की तरह मोटे लटके हुए थे और हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सन्नाटा अजीब था। केवल उनकी खुद की सांसों की आवाज और कभी कभार पुराने घर के चारों ओर बसने की आवाज से ही टूटता था। जैसे ही वे हवेली में गहराई में गए, उन्होंने फुसफुसाहट सुनी। धीमी, समझ से बाहर की फुसफुसाहट खुद दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। सुमित जम गया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। क्या तुमने वह सुना? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। प्रिया ने अपने कान दबाए। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। उनके चारों ओर एक खराब हवा की तरह घूम रही थी। उसने कसम खाई होगी कि उसने महसूस किया कि एक ठंडा अनदेखा हाथ उसके गाल को छू गया है। यह सिर्फ हवा है, अमन ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। वह भी महसूस कर सकता था कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो रहे हैं। उनके साथ यहां कुछ था, कुछ अनदेखा लेकिन निर्विवाद रूप से मौजूद था। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो और भी भयावह था। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फिर वह दिखाई दिया। दालान के अंत में परछाइयों से एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला थी। उसकी लंबी सफेद पोशाक उसके चारों ओर कफन की तरह लहरा रही थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन धुंधले कपड़े से भी वे उसके दुख को महसूस कर सकते थे। सुमित ने हांफते हुए अपने चांदी के लॉकेट पर हाथ रख लिया। प्रिया जमी हुई खड़ी थी। उसका दिमाग ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। अमन, हालांकि डर उसके अंदर समा गया था, उसने अपनी आवाज पाई। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज खामोश हॉल में गूंज रही थी। आकृति उनकी ओर खिसक गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जैसे जैसे वह करीब आती गई, तापमान गिरता गया और बर्फीली हवा के एक झोंके ने उनके लालटेन को बुझा दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए।
हॉल में एक धीमी शोकाकुल चीख गूंज उठी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। भय, कच्चा और मौलिक ने उन्हें जकड़ लिया। वे निडर साहसी नहीं थे जिन्होंने हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत की थी। वे अब शिकार थे जो किसी प्राचीन और दुष्ट जाल में फंस गए थे।